हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे सीडीपी के पूछे गए 15 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारे हेल्प मिलने वाले हैं और आपका एग्जाम भी नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो आपको थोड़ा सा अधिक समय देना होगा अपनी तैयारी को लेकर के। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन रहा कि विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। ऑप्शन आपके रहे, ऑप्शन ए विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक विकसित परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए, या याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। तो देखिए किस तरीके से आप इस क्वेश्चन में आंसर को ढूंढ सकते हैं, बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है, बी आप पढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए दिया है कि जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना है। देखिए दंड का उपयोग नहीं करना है, ये एक निगेटिव वर्ड है, इस वजह से ये ऑप्शन आपका कट गया। सी में आइए, तो पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना और बिना संदर्भ के बिना नए संप्रत्ययों को समझना, तो यहाँ पर गलती हो गया, ठीक है। और यहाँ पर दिया है याद करना, याद करना बहुत ही निगेटिव पॉइंट है दोस्तों, जहाँ पर भी है उसको आप कट कर दीजिए। तो देखिए तीनों ऑप्शंस कट गए और यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना पॉजिटिव है बिल्कुल, और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपको ऑप्शन नहीं पता है तब भी आप इन सभी चीज़ों का यूज करके आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर सही लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। ऑप्शन आपके रहे जहां मूल रूप से पढ़ने, लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है, या जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, और जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगर ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए दिया है निष्क्रिय हैं, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे तो सीखेंगे कैसे। और यहाँ पर दिया है कि जहां मूल रूप से पढ़ने, लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान देने के लिए बोला गया है, और यहाँ पर बोला गया है कि जहां शिक्षक क्या है, एकाधिकारवादी है, यानी जो कहेगा वही करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है यानी विद्यार्थियों के, और वे अनुभव करते हैं कि वे क्या है वहाँ पर महत्वपूर्ण हैं, ऐसे विद्यालय में, उस वातावरण में बच्चे जो हैं कि प्रभावी ढंग से सीखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है कि एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी, इससे बच्चे के विचार में क्या पता चलता है। तो पहला ऑप्शन आपका रहा, कूट वाला क्वेश्चन है कि बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, और बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो देखिए पहला ऑप्शन जो बात है बिल्कुल सही है, यानी बच्चे की जो स्मृतियां होती है पहले से ही भंडारित होती हैं, और बच्चे में जो बच्चा बोल रहा है यहाँ पर उसमें जो है पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, और बच्चे ने इस चीज़ को बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो तीनों ही ऑप्शन हैं, इस वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। तो काम जल्दी पूरा करो, तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। तो देखिए ये जो है एक बाह्य प्रेरणा है, ठीक है, एक बाह्य है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे, चलो उसे करने से पहले समाप्त कर लो। इसमें तुलना कर दी गई है, ठीक है, और इसमें बोला गया है कि तुम उसके वैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने एकदम ठीक कर दिया है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, यानी भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इसे करने की कोशिश करो, तुम भी सीख जाओगे, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है दोस्तों कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, पर ऑप्शंस अलग है। यहाँ पर देखिए दिया है कि व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद कर देकर, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे कि टॉफ़ी, या उनमें चिंता और डर पैदा करके, या प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। तो देखिए यहाँ पर बात की गई है उन्हें आंतरिक रूप से प्रोत्साहित करने के लिए। तो ये अभी बाहर वाला बोले हैं, ये बाह्य जो है कि आपका प्रेरणात्मक है, ठीक है। ये चिंता और डर पैदा करके आप नहीं कर सकते हैं, और प्रतियोगितात्मक परीक्षण से भी आप अभी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, यानी कि आप व्यक्तिगत रूप से लक्ष्य निर्धारित करेंगे तभी वो आंतरिक रूप से क्या करेंगे और उसमें निपुणता पाने में उनकी मदद भी करेंगे, तो जाके वो क्या होंगे, आंतरिक रूप से प्रोत्साहित करेंगे और चीज़ों को करने के लिए, सीखने के लिए उत्प्रेरित होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके, जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। देखिए दंड का बात कर दिया गया, ये गलत हो गया। ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा में अंत में वे अच्छे अंक पा सकें, तो ये भी नहीं है आपका अच्छे अंक पाना, ये उत्प्रेरक का काम नहीं होगा, उत्प्रेरित नहीं करेगा। सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, या रट कर याद करना। तो देखिए याद करना भी आपको पहले बताया कि गलत है, तो ये तीनों ऑप्शन कट गए, आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है क्या, तो सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही पसंद करें, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। तो व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगितात्मक कक्षा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन और शारीरिक दंड। तो देखिए शारीरिक दंड और यहाँ पर तुलनात्मक मूल्यांकन और प्रतियोगितात्मक कक्षा, ये सभी क्या हो जाएंगे, प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा नहीं होंगे। यहाँ पे होगा जो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, यानी व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, जो कि हम लोग पहले भी क्वेश्चन में कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो देखिए अगर यहाँ पर आप देखते हैं सिर पदाभिमुख, सिर से पैर, देखिए सिर पैर, सिर पद, ठीक, तो सिर से पैर की ओर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। पूरा का पूरा की पॉइंट यही है दोस्तों, इसी में से आपको आंसर निकालना है। तो यहाँ पे सीधे सीधे राइट का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी आपको यहाँ पर बाकी आंसर भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, यानी जो सबसे संवेदनशील होता है, भाषा विकास की बात की गई है, ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप गलत करके आ जाएंगे। तो भाषा विकास के लिए जो सबसे संवेदनशील समय दोस्तों, वो है आपका प्रारंभिक बचपन का समय, जिस समय हम भाषा सीखना प्रारंभ करते हैं, वही उसके लिए सबसे संवेदनशील समय होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है दोस्तों कि एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी जो क्षमताएं हैं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो ऑप्शन आपके रहे स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण, और वृद्धि और विकास। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, यानी कि इस पे जो असर है उसका, यानी परिणाम है प्रतिक्रिया का, वो अनुवांशिकता और पर्यावरण का परिणाम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौरवाहक हो सकते हैं। विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस। तो गौरवाहक पूछा है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें भी देखिए परिवार है, इसमें परिवार है, तो परिवार जो है गौरवाहक नहीं है, ये प्राथमिक, ठीक है, समाजीकरण का प्राथमिक कारक है दोस्तों। तो ये परिवार आ गया, तो ये सभी चीज़ें हट गई, ठीक है, और यहाँ पर एक ही बच गया आपका विद्यालय और पास पड़ोस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि लेव वायगोत्स्की
के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो दोस्तों बता दें, अगर आप लेव वाइगोत्स्की से आए हुए क्वेश्चंस को करना चाहते हैं, इनसे निश्चित रूप से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है सभी शिफ्ट में, हर सीटेट की एग्ज़ाम में। तो इससे मैंने अलग से भी क्वेश्चन कराया हुआ है इनके ऊपर, वहाँ से आप जाकर कर सकते हैं। और जिन प्याजे से भी कराया गया है, ठीक है, कोहलबर्ग, ठीक है, उनसे भी। तो आप पार्टिकुलरली एक एक वीडियोस इनका कर लीजिए, इनसे जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो जाएंगे आपको। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, संतुलन या सामाजिक अन्योन्य क्रिया। तो मैंने पहले भी बताया और आज भी बता रहा हूँ दोस्तों कि जब भी लेव वाइगोत्स्की की बात आए तो आपको माइंड में 3 चीज़ें होनी चाहिए, SCL यानी कि सोशल, कल्चर, लैंग्वेज, ठीक है, सामाजिक, ठीक है, उसके बाद संस्कृति और भाषा। ये तीनों से अगर ऑप्शन रिलेट करता है कोई, तो उस क्वेश्चन को आप आग बंद करके ट्रिक कर सकते हैं, क्वेश्चन पॉजिटिव है तो यहाँ पर बात की गई किसकी, देखिए यहाँ पर सामाजिक की, अभी बताए हैं सोशल, समाज की बात की गई, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल साफ साफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है कि किसी बच्चे का दिमाग, किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, सामाजिक संकुचन अनुकूल। देखिए अगर आप यहाँ पे देखते हैं, ये जो कथन है, यहाँ पे जो उत्तर दिया गया है कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता गर्व करेंगे, यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, अच्छी लड़की और अच्छा लड़का अनुकूलन साफ साफ पता चल रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि दोस्तों जिन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, और उन्होंने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक भी बोला है, ये चीज़ें भी याद रखेंगे। इनसे रिलेटेड स्कीमा भी होता है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। 4 अवस्थाएं इन्होंने दी है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। और अवस्थाओं के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको भी आप याद रखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से तैयार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है दोस्तों कि जीन प्याजे के अनुसार, देखिए अगला क्वेश्चन फिर जीन प्याजे से आ गया। तो दो से 3 क्वेश्चन इस तरीके से जीन प्याजे, लेव वाइगोत्स्की, ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको निश्चित रूप से इन लोगों के बारे में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आपको पढ़ करके ही जाना है, अगर आपको अच्छा मार्क्स जो है कि लेकर के आना है। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जिन प्याजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है, इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो सामीकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में, समायोजन और अनुकूलन के रूप में, और समावेशन और अनुकूलन के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि समावेशन और समायोजन के रूप में हम इन 2 प्रक्रियाओं को जानते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग ये जो 15 क्वेश्चन पूरे किए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ही थे, और आपको उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा दोस्तों। तो इसी तरीके के और भी वीडियोज़ देखने के लिए दोस्तों, और भी प्रैक्टिस सेट करने के लिए, और भी सब्जेक्ट करने के लिए, जैसे EVS हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, CDP और मैथ्स के पेडागोजी करने के लिए दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए करना क्या होगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।